अब एक इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है इस साल ये पक्का आएगा। तकरीबन 9 से 11 एडिटोरियल्स में से ये क्वेश्चन निकाला है, फिर इसका आंसर भी हम देखेंगे। पहले हिंदी में क्वेश्चन सुनाता हूँ, फिर इंग्लिश में सुनाऊंगा और एक्सप्लेन भी साथ साथ करता जाऊंगा। तो यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में जो हालिया संघर्ष हुए हैं उसमें पारंपरिक सैन्य रणनीतियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव रहित हवाई वाहनों जैसे उच्च तकनीकी तत्वों का एकीकृत करने के परिवर्तनकारी प्रभाव का विश्लेषण करें। जमकर एआई यूज हुआ, जमकर मॉडर्न वारफेयर की टेक्निक्स यूज हुई और पुरानी टेक्निक्स भी यूज हुई है, जैसे बंकर बनाए गए यूक्रेन में और गाजा में। बेचारे पैलेस्टीन्स ने टूटे हुए घरों के अंदर से लड़ाई की और ये एकीकरण युद्ध के मैदान को कैसे बदल रहा है, जिससे उत्पन्न होने वाले नैतिक विचार, इथिकल डायलेमा और वैश्विक सैन्य सिद्धांतों के लिए संभावित भविष्य के निहितार्थ क्या है ना। इसे इंग्लिश में देखिए, मैं आपको बताऊं। एनालाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग हाई टेक एलिमेंट्स। बिल्कुल ये सीधा उठकर पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन, जैसा प्रीलिम्स में हुआ था ना, सीधा आया था, वैसे सीधा है। Analyze the transformative impact of integrating high-tech elements like artificial intelligence and unmanned aerial vehicles with conventional military strategies। तीनों का समावेश है ये, AI and UAVs और conventional military strategies, तीनों का integration as evidence in the recent conflicts in Ukraine and Middle East। Discuss how this integration is reshaping the battlefield। कैसे बदल रहा है ये युद्ध के भविष्य को। एंड इथिकल कंसिडरेशन, लोगों को मारने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों की प्रिसिशन टारगेटिंग की जा रही, एंड पोटेंशियल फ्यूचर इंप्लीकेशन, और इससे आने वाले जमाने में क्या होगा ये भी है। ये क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में ये क्वेश्चन आएगा। तो पहली चीज की जो है, जहां से हम शुरू करते हैं, वो इंट्रोडक्शन। यस, हाईटेक एलिमेंट्स, एआई और यूएवी को कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेटजीज के साथ बिल्कुल मिलाया गया। ये एक शिफ्ट है मॉडर्न वारफेयर में, एक ब्लेंड है, मिलाना किसका, ओल्ड एंड न्यू मेथड्स का। इट नॉट ओनली लिवरेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ डोमेन्स, ओल्ड एंड न्यू डोमेन्स, मतलब दीवार के पीछे छुप कर लड़ना, बंकर खोदना, ये सब भी हुआ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएवी का इस्तेमाल करना, ये सब भी हुआ। ये ब्लेंड है, strength of both domain, but also introduces the complexities that redefine the nature of the conflict। Redefine यानी ये पुरानी और नई विधियों का मिश्रण न केवल क्षेत्रों की ताकतों का लाभ उठाता है, दोनों क्षेत्रों की, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर उच्च तकनीकी तत्वों का, हाई टेक्नोलॉजी आज की और पारंपरिक सैन्य रणनीतियों का, बल्कि ऐसी जटिलताएं भी पेश करता है। ये संघर्ष की प्रकृति को पुनर्भाषित करता है ना। कैसे, ध्यान से देखिए। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में इन दोनों का कन्वर्जेंस हुआ, खासकर यूक्रेन में। यूक्रेन को अमेरिका ने ड्रोन्स सप्लाई किए और ट्रेडिशनल आर्टिलरी थी। यूक्रेन रशिया के सामने एक बहुत कमजोर नेशन है, लेकिन नाटो ने और अमेरिका ने उसको, जैसे एलॉन मस्क की कंपनी ने उसको न्यूरा लिंक, एलॉन मस्क की कंपनी ने उसको स्टार लिंक के जरिए इंटरनेट मुहैया करवाया, जब रशिया ने उसके इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया। और ड्रोन्स नाटो ने और अमेरिका ने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स उसको प्रोवाइड करवाए। लेकिन हमास बेचारा, जो इजराइल जैसी बड़ी सैन्य ताकत के सामने था, और इजराइल को पूरा बैकिंग अमेरिका का था, उसने चीप वर्जन ऑफ ड्रोन्स लिए और डट कर जहां तक हो सके उसने इजराइल का मुकाबला किया। अच्छा, दोनों ही युद्धों में पहले उन्होंने बड़े बड़े ड्रोन्स को उतारा, लेकिन बड़े ड्रोन्स को टारगेट करना इजियर है, तो फिर उन्होंने छोटे छोटे चाइना में DJI ड्रोन्स को निकाला, जो कि सस्ते भी थे और आसानी से अपना काम भी करते थे।
वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कामी काजे पढ़ेंगे, प्लेन उड़ाकर बड़ी शिप पर लैंड करके उसको डुबा देना। यहाँ कामी काजे ड्रोन्स का एक कंसेप्ट है। वो ड्रोन्स जो उड़ते और खासकर पानी के जहाज जो समुद्रों में होते उनके ऊपर ऐसे फटते कि रशिया की शिप्स डूब गई हैं, रशिया की शिप्स डूब गई। और ईरान पर हर तरह के प्रतिबंध है, वो जीपीएस की टेक्नोलॉजी को भी नहीं छू सकता है, लेकिन ईरान ने गाइडेड ड्रोन 4.5 घंटे उड़ाकर इजराइल के एरोड्रम के पास, एयरपोर्ट के पास उसने उसको लैंड करवाया और बाकायदा ब्लास्ट करवाया। ये बताता है कि कन्वेंशनल वारफेयर में ये नई एनहेंस टेक्नोलॉजी, और ये नई एनहेंस टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये फोर्सेस को इनेबल करती है वन शॉट वन किल करने के लिए, वन शॉट वन किल करने के लिए। ये अनअटेनेबल था, ऐसा नहीं किया जा सकता था विद द अनगाइडेड म्यूनिशन। अनगाइडेड म्यूनिशन का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मतलब जो पहले निर्देशित म्यूनिशन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, अनिर्देशित म्यूनिशन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो ये है कि बोफोर्स गन हम यहाँ से फायर करते हैं तो इस धुआं के साथ करते हैं कि कहीं ना कहीं दुश्मन के किसी ठिकाने पे वो लग जाए। बोफोर्स जब हम चलाते हैं उसको प्रिसीशन गाइडेड अम्यूनिशन नहीं है, मतलब लेजर से गाइड करके सही जगह लैंड नहीं करवा सकते। तो पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का संगम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, हाल के संघर्षों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यूक्रेन में पारंपरिक तोपखाने और कवच के साथ ड्रोन का उपयोग किया गया है, और इसके ड्रोन के स्थायी महत्व को उजागर करता है, तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाता है। एक शॉट एक किल की क्षमता प्राप्त हुई है। यूक्रेन रशिया को रोकने में कामयाब हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएवी के साथ, और ड्रोन्स और सिटीज में छुपकर और अपने बंकर्स में छुपकर, तो पारंपरिक भी और उच्च तकनीक भी। एक मिडिल ईस्ट में, यार पढ़ाते समय भी बुरा लग रहा है, मिडिल ईस्ट में औरतों बच्चों को मारने के लिए एआई, तो इन द मिडिल ईस्ट द यूज ऑफ एआई, अब आप ऐसा लिख नहीं सकते हो इसलिए वो लिखिए जो मैं लिख कर लाया हूँ। इन द मिडिल ईस्ट द यूज ऑफ एआई फॉर टारगेटिंग एंड ड्रोन्स फॉर सर्विलांस। टारगेटिंग और सर्विलांस के लिए ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल किया है, ईरान ने इस्तेमाल किया है, हमास ने इस्तेमाल किया है, और बैटलफील्ड का डायनामिक्स बदल गया। हाथी से बड़ा है इजराइल सैन्य ताकत में, अमेरिका की पूरी बैकिंग है, लेकिन हमास उसको बहुत हद तक पुर गया था। रियल टाइम एक्यूरेट बैटलफील्ड इंटेलिजेंस था किसके पास, इजराइल के पास। इतने सोफिस्टिकेटेड एआई के वेपन्स हमास के पास नहीं थे, लेकिन उसने सस्ते ऑल्टरनेटिव से एक बहुत बड़ी शक्ति का मुकाबला किया, विच इज इनवैल्यूएबल। इजराइल के पास एक्यूरेट बैटलफील्ड इंटेलिजेंस था, प्रिसाइज स्ट्राइक करने वाले वो थे, यूज ऑफ ड्रोन्स थे। चाहते तो सिर्फ हमास के लोगों को मार सकते थे। एक सवाल उठता है इथिकल, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इथिकल भी मारो, यहाँ तो जीनोसाइड के तहत सबको मार रहे हैं, खाना लेने गए लोगों को भून रहे हैं, खाना लेने गए बच्चों को मार रहे हैं। इथिकल क्वेश्चन है, आपका दुश्मन कौन है, आप कह रहे हो हमास, आपके पास क्या प्रिसीशन स्ट्राइक करने वाले, बिल्कुल सही तरीके से मारने वाले हैं, आपके पास एआई का इनवैल्यूएबल इंटेलिजेंस है, तो फिर आप सबकी हत्या क्यों कर रहे हो, वन शॉट वन किल क्यों नहीं कर? क्या आपने ईरान के सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस को ऐसे ड्रोन से नहीं मारा था, तो यहां पर फिर सबको क्यों मार रहे हो, क्योंकि आप जीनोसाइड करना चाहते हैं। यह है इसका इथिकल क्वेश्चन। अलाउइंग स्मॉलर फोर्सेस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू चैलेंज लार्जर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। यूक्रेन ने रशिया को किया, हमास ने इजराइल को किया। स्मॉलर फोर्सेस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, स्मॉलर फोर्सेस में यूक्रेन आ गया, देखिए वर्ड का सिलेक्शन कैसे किया है। स्मॉलर फोर्सेस में यूक्रेन आ गया, नॉन स्टेट एक्टर्स में हमास आ गया, पर उन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को रोका है। तो युद्ध भूमि में गतिशीलता को बदल दिया गया है। तकनीकें वास्तविक समय में सटीक युद्ध भूमि की खुफिया जानकारी प्रदान करती, जो सटीक हमलों को अंजाम देने और सहायक क्षति को कम करने के लिए अमूल्य है, लेकिन आप वहां पर पूरी की पूरी जनता को खत्म कर रहे हो जीनोसाइड में। विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग खेल के मैदान को समतल करने का महत्वपूर्ण रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड, तुम बहुत बड़ी आर्मी हो रशिया पर, यूक्रेन तुमको पुर गया, तुम बहुत बड़ी आर्मी हो इजराइल पर, तुम्हारे ईट से ईट हमास ने शुरू में बजा दी बाय यूजिंग दिस ड्रोन्स। इसने खेल के मैदान को समतल, सबके लिए एक जैसा वो बना दिया।
छोटी सेनाएं और गैर राज्य अभिनेता प्रभावी रूप से बड़ी बड़ी सैन्य स्थापनाओं को चुनौती दे रहे हैं। अब यहीं से आता है एथिकल कंसिडरेशन। प्रोफाउंड एआई एंड यूएवी ने प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चन उठाए रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसको समझाने के लिए कहानी सुनाता हूं। इंग्लैंड का राजा होता था, वो जाता था और फ्रांस के राजा से कहता है कि देख भाई, मैं इतनी बड़ी सेना लाऊं, तुम इतनी बड़ी सेना लाओ, दोनों में से किसी एक की सेना मरेगी, फिर वो हम तक पहुंचेंगे, फिर मुझे मारेंगे तो तुम जीतोगे, मैं तुम्हें मारूंगा तो हम जीतेंगे। तो इससे अच्छा हम दोनों लड़ लेते, हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं कौन मरेगा, इतने लोगों की जान लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी तो सेम बात, एआई ड्रिवन ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, तो कॉम्बैट ऑपरेशन में सीधा मारो ना साहब। डेटा एनालाइज करने के कैपेबल हो, डिसीजन आप ले सकते हो, तो फिर सबको क्यों मार रहे हो? लाइफ एंड डेथ डिसीजंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, आप उसको ऐसा कमांड क्यों दे रहे हो कि जितने लोग जहां दिखे, यूएन का खाना लेते हुए लोग दिखे, उन्हें मार। That is where the warfare responsibility and accountability, it's a crime against humanity, कि जब आप एआई के इन प्रिसीशन चीजों का इस्तेमाल सबको मारने के लिए कर रहे हो, प्रिसीशन टारगेटिंग के लिए नहीं कर रहे हो। तो गहरे नैतिक प्रश्न उठाता है, विशेष रूप से युद्ध संचालन में निर्णय लेने की प्रक्रिया, युद्ध निर्णयों को मशीनों को सौंपना और उसको फिर ऐसी कमांड देना कि सबको मारे। डेटा का विश्लेषण कर सकती है और मनुष्यों की तुलना में तेजी से निर्णय ले सकती है। उसे महत्वपूर्ण नैतिक और नैतिकता संबंधी दुविधाएं दे रहे हो आप। आपने एआई बनाते समय, ड्रोन बनाते समय ये नहीं बोला था कि सबको नहीं मारेंगे, सिर्फ उसको मारेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप सबको मार रहे हो। बिना मानव हस्तक्षेप के जीवन और मृत्यु का निर्णय एआई की क्षमता पे छोड़ रहे हो, फिर उसे गलत कमांड्स दे रहे हो। ये जिम्मेदारी जवाबदेही की अवधारणाओं को चुनौती देता है। तो कंटिन्यूड इंटीग्रेशन तो होगा ही। इसीलिए आपको पता है चाइना ने अपनी मिलिट्री का साइज बहुत कम कर दिया है। उनका कहना है लीन, छोटी आर्मी लेकिन बहुत कैपेबल आर्मी। इंडिया ने भी ये करना चाहा अग्नि पथ स्कीम से, बस 5 साल के लिए हम आपको लेंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे, क्योंकि अब बड़ी बड़ी आर्मीज और बड़ी बड़ी शिप्स का जमाना गया। इमेजिन करिए, बहुत बड़ा पानी का जहाज है और आपके पास एक प्रिसीशन गाइडेड ड्रोन है, सस्ता वाला, जिसमें आपने बहुत सारा म्यूनिशन बांध दिया है। अब शिप के हल यानी उसके नीचे वाले हिस्से में सही जगह आपने मार दिया तो वो उतना बड़ा जहाज $2,500 के ड्रोन की वजह से डूब जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में पारंपरिक सेनाओं को कम किया जा रहा है और उसकी जगह ये चीजें लाई जा रही। So they will provoke the further changes in global military doctrines. Nation might develop new forms of warfare where autonomous systems play leading roles, prompting shifts in how wars were fought and perceived. This could lead to an arms race in military AI. AI का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं हो रहा है, लोगों के जॉब्स छीनने के लिए हो रहा है, अब लोगों को मारने के लिए हो रहा है। While also grappling with the control and the regulation of such technologies, कौन इसको ग्रैपल करेगा, कौन इसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है कि मैं कानून लाने जा रहा हूं एआई का इस्तेमाल बैटलफील्ड में रेगुलेट करने के लिए, और फुल स्केल फुल परमिशन इजराइल को दे रहा है। ये एक नैतिकता पे उठा हुआ क्वेश्चन है, सवाल है। आगे देखते हुए, सैन्य रणनीतियों में एआई का निरंतर एकीकरण परिवर्तनों को उत्तेजित कर सकता है। राष्ट्र नए प्रकार के युद्ध विकसित कर सकते हैं। राष्ट्र नए प्रकार के, भाई हमको नहीं चाहिए आर्मी, हमको एक ड्रोन की उड़ने वाली छोटी आर्मी चाहिए जिसमें पावरफुल कामिकाज़े ड्रोन हो जो लैंड करके अपने टारगेट्स को उड़ा दे। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए। स्वायत्त प्रणाली प्रमुख भूमिका निभाती है जिससे युद्धों की लड़ाई और धारणा में परिवर्तन होता है। सैन्य एआई प्रौद्योगिकियों में हथियारों की दौड़ की ओर ले जा रहा है। राष्ट्रों को लगातार नवाचार और प्रौद्योगिकों को नियंत्रण और विनियम को जूझने की आवश्यकता होती है। इन कंक्लूजन, integration of AI and UAVs with the military strategy is reshaping the battlefield, offering unprecedented capabilities and challenges. While this integration enhances operational effectiveness, it also compels a re-evaluation of ethical standards and the strategic doctrines. As the nature of warfare evolve हो रहा है, becoming imperative for nation, compulsory to navigate these challenges cautiously, ensuring that advancement in military technologies are balanced with consideration for humanity and international peace.
निष्कर्ष में एआई और यूएवीज का सैन्य रणनीतियों में एकीकरण युद्ध भूमि को पुनर्भाषित कर रहा है, अभूतपूर्व क्षमताएं और चुनौतियां प्रदान कर रहा है, जबकि यह एकीकरण संचालनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह नैतिक मानदंडों और समृद्ध सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन को भी आवश्यक बनाता है। जैसे जैसे युद्ध की प्रकृति विकसित होती है, यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र इन परिवर्तनों को सावधानी से नेविगेट करे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सैन्य प्रौद्योगिकी में अग्रिम मानवता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचारों के साथ संतुलित हो। इंग्लिश में पढ़ाता हूँ मैं, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत सिंसियर, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। लिंक पे जाइए, आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए या इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। ये क्वेश्चंस इतने रिसर्च वाले क्वेश्चन हैं कि वाकई इसमें से मेंस में आएंगे। अल्लाह के वास्ते स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क हम पर छोड़ दीजिए।